अच्छा, अगर कोई आपका लेक्चर मिसिंग हो तो उसको आप देख लीजिएगा वहाँ से जाके। इस थोड़े लेक्चर जो हैं वो मैं इंशाल्लाह इस वीक अपलोड करूँगा सारे। काफ़ी सारे भी मेरे पास जमा हो गए हैं, मेरे पास टाइम की कमी के बायस नहीं की अपलोड सारे। वो एडिटिंग करके मैंने रेडी कर दी हैं, लेकिन इंशाल्लाह इस वीक वो भी। पेज का नाम ये है, जब आप सर्च करेंगे ना तो वहाँ पे ये आपने लिखना है फिज़िक्स विद आतिफ, और आतिफ में डबल F डालना, फिर वो टॉप के ऊपर आएगा, ठीक है। अदरवाइज़ वो कोई और आतिफ आ जाता है, हाँ, यूट्यूब के ऊपर। अच्छा, बहरहाल अगर कोई लेसन आपका कोई लेक्चर मिसिंग हो, जिस तरह ये कल कह रहा था अबू हुरैरा, तो आप वहाँ से बेटा देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ हाँ। तो अब आपको तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, अब भी तो फिज़िक्स में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। चलें, अब इधर देखें भाई, सपोज करें हमारे पास एक पाइप है। अच्छा, पाइप की तरफ हम बाद में जाते हैं, पहले मैं आपको कुछ की पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ इस टॉपिक के। इधर समझिए जी, पहला तो आप ये जानते हैं कि डेंसिटी किसी भी बॉडी की इक्वल होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम के। किसकी इक्वल होती है? मैस पर यूनिट वॉल्यूम के। और अगर यहाँ से मैस निकालें तो मैस किसके इक्वल आएगा? डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम के। ठीक है ये बात, ठीक है। ये आगे मैं यूज़ करूँगा तो फिर आपको वहाँ मुश्किल ना हो। अच्छा, इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि प्रेशर इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के। किसके इक्वल होता है? पढ़ा हुआ ना 9th में ये आपने। अच्छा, यहाँ से फोर्स किसके इक्वल आएगी? फोर्स इक्वल आएगी प्रेशर इनटू एरिया के। अंडरस्टैंड जी? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है? इसके बाद बेटा हमारे पास है जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चलें, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की तरफ जाने से पहले मैं आपको वर्क का बता देता हूँ कि अगर आपके पास दो वर्क डन हो रहे हो किसी एक बॉडी के ऊपर, तो आप जो टोटल वर्क है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहले फेज में कितना वर्क हो रहा है प्लस दूसरे में, ऐसे ही किया था हमने, वो स्टेप्स में डिवाइड करके, याद है, स्मॉल स्मॉल पैचेस में करके। तो बहरहाल तो टोटल जो वर्क है वो किसके इक्वल आएगा? दोनों को क्या कर देंगे हम? ऐड कर देंगे। ये समझ लें आपका इस आर्टिकल का पहला स्टेप है। जब भी कोई बड़ा आर्टिकल आपके सामने आए ना तो उसको आप स्टेप्स में डिवाइड करके करें, ठीक है। फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, जैसे आप रोटी को खाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में करके। अच्छा, इसके बाद आपने बेटा बात सुने, इधर बातें ना करें। हाँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ा हुआ है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होता है? 1/2। अगर दो स्टेप्स हैं तो दूसरे की कितनी एनर्जी है? उसके बाद माइनस पहले की कितनी एनर्जी है? कि बॉडी जा रही है, पहले उसके पास जो है वो कितनी स्पीड थी? v1, और बाद में कितनी है? v2। तो चेंज कैसे निकाल दें? बाद वाली में से पहली को क्या कर देते हैं? माइनस। इसी तरह चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल होता है? 1/2 m, 1/2 तो नहीं आएगा, m बाद वाली हाइट mgh2 पहले वाली हाइट mgh1। ठीक है बच्चों? अच्छा, इसके बाद कोई सवाल है? क्यों छेड़ रहे हैं फिर आप एक दूसरे को? इधर ध्यान करें। अच्छा, इसके बाद ये भी हो गया। इसके बाद ज़रा एक और बात बताने लगा हूँ कि आगे मैंने यूज़ करनी है। अगर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ली जाए, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो क्या बनेगी हमारे पास? देखें जी, इधर भी v से डिवाइड कर दें, इधर भी v से डिवाइड कर दें, तो 1/2 m/v, v वॉल्यूम है। और आगे क्या पड़ा हुआ है? v हमारे पास, ये सिंपल, अभी मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ, 1/2 mv का स्क्वायर, यही होता है ना काइनेटिक एनर्जी। अब m/v हमारे पास किसके इक्वल होता है? अभी मैंने ऊपर लिखा है डेंसिटी के। किसके इक्वल होता है? तो 1/2 ρv का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए बेटा, अगर हम काइनेटिक एनर्जी कहाँ से, यहाँ से, कि अगर हम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की एक ही फार्मूले की बात करें तो हमारे पास किसके इक्वल होता है? 1/2 mv के स्क्वायर के। तो
तो अगर हम लेफ्ट साइड को भी वॉल्यूम से डिवाइड कर दें और राइट साइड को भी, तो हमारे पास वो क्या बनेगा, 1/2 रो वी का स्केयर बनेगा। इसी तरह अगर हम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लें तो वो भी क्या बनेगा। बेटा क्या मसला है, स्टिक इधर कहाँ आ गई है, बाहर, ये इधर, ये नहीं, इधर नहीं, कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार आप। आप ज़रा देखें, पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, mgh के। इधर वॉल्यूम से डिवाइड किया तो इधर भी क्या कर दें, वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, तो मैस ओवर वॉल्यूम अगेन क्या बनेगा, डेंसिटी। समझ आ गई है। अच्छा, उसके बाद ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। अभी स्टेप मैंने 1 सिर्फ इसके साथ लिखा था, ठीक। तो बेटा आप ऐसे लिखें, अगर 1/2 लिखा हो, ज़रब 62 लिखा हो, यानी कि 6/2 लिखा हो, तो आपकी मर्ज़ी, चाहे 6/2 के साथ होल में डिवाइड कर लें, एक ही बात है, या 6/2 और उसके बाद ज़रब 2 कर लें, तो जवाब तो एक ही आएगा। इक्वेशन में क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, इसके बाद आगे देखेंगे, ये बड़ा बचगाना सवाल था वैसे आपका। चलें, इसके बाद आगे है नेक्स्ट हमारे पास, ये स्टेप समझ आए हैं। अच्छा, ये क्यों कर रहा हूँ, वॉल्यूम वाला एंड पे आपको सारे जवाब मिलेंगे। इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक आपने पढ़ा हुआ है कि टोटल एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी ऑलवेज क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, तो फ़र्ज़ करें हमने एक बॉडी के ऊपर वर्क डन किया है, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर हम ये हाइट पे कोई चीज़ पड़ी है, इसको नीचे फेंक रहे हैं, तो इसने जब वर्क डन किया तो किसके इक्वल है, कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया है, प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया है कि नहीं। दोनों एनर्जीज का चेंज निकाल के सम कर लें उनको, तो वो टोटल वर्क ही बनेगा। यानी कि जितनी एनर्जी, वर्क असल में क्या होती है, एनर्जी होती है ना, एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क। तो जितनी एनर्जी इधर होगी उतनी ही एनर्जी ये दोनों मिला के इधर बनेगी, ठीक है जी। टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो अगर हम टोटल वर्क कैलकुलेट करें तो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है जी। अच्छा, ये आपका जो स्टेप है मैं इसके साथ लिख रहा हूँ, ये समझ लें आपका स्टेप नंबर कौन सा है, 2 है। इस टॉपिक के अंदर पहला स्टेप आप ये करेंगे, दूसरा स्टेप आप ये करेंगे, ठीक है। एट दी एंड फिर आपके पास क्या आएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, और अब ज़रा हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। ये चीज़ें सारी ज़हन नशीन हो गई हैं कि नहीं। अच्छा, अब हमारे पास कंसिडर वी हैव अ पाइप विच हैज़ नॉन यूनिफॉर्म शेप। एक पाइप है जिसकी शेप जो है वेरिंग शेप है, यानी कि तब्दील हो रही है, इधर मोटा है इधर बारीक है, ठीक है जी। लिख लें ये बात साथ, कंसीडर वी हैव अ नॉन यूनिफॉर्म शेप, यूनिफॉर्म पाइप, शेप पाइप कह लें, वैसे पाइप कह लें, यहाँ तक ठीक है। उसके 2 एंड्स हैं, एक अपर एंड है और एक कौन सा एंड है, लोअर एंड है। ये बेटा जो अपर एंड है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है, A1 है। कितना है, हाँ, आज हम उसका उलट समझने कर रहे हैं। अब ये जो दूसरा एंड है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है बच्चों, A2 है। कितना है, A2। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर एक जो फ्लूइड है, एक आइडियल फ्लूइड है, वो इसके अंदर फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है, इसके अंदर एक आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है। आइडियल फ्लूइड क्या होगा, जो इनकम्प्रेसिबल हो, नॉन विस्कस हो, और जिसका फ्लो क्या हो, स्टेडी फ्लो, ठीक है जी। सो कंसीडर वी हैव अ नॉन यूनिफॉर्म पाइप इन विच, जिसके अंदर एन आइडियल फ्लूइड इज फ्लोइंग, बह रहा है इसके अंदर, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद विच इज़, जो फ्लूइड है वो खुद क्या है, विच इज़ इनकम्प्रेसिबल, वो क्या है बच्चों, इनकम्प्रेसिबल है। और उसके बाद नॉन विस्कस है एंड हैज़, उसका फ्लो क्या है, स्टेडी फ्लो है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब
ये आप अपनी रफ में साइड पे चीज़ें अपनी जब आप टॉपिक करने लगेंगे तो अपनी हेल्प के लिए वैसे आप लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, इसके बाद आगे हमारे पास ये है बेटा कि जो इसका अपर एंड है, ये वाला जो एंड है जिसको आप टॉप एंड कहेंगे, अपर एंड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है। इसके अंदर फ्लूइड जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इस डायरेक्शन में वो कितनी है, डेल x1 है। कितनी है, डेल x1। अच्छा, इस साइड के ऊपर जो फ्लूइड के ऊपर प्रेशर लग रहा है, क्या लग रहा है, प्रेशर, क्या लग रहा है, प्रेशर, वो कितना है, P1। अच्छा, इस साइड के ऊपर जो फोर्स लग रही है, फोर्स वो कितनी है बच्चों, F1। कितनी फोर्स है, F1। अब देखें ये फोर्स कैसे लग रही है ये भी बता दूं। ये ऐसे ही है कि आपने पानी रखा उसके अंदर, अब जो आगे पानी चल रहा है उसके ऊपर पीछे वाला पानी उसको आगे धक्का लगाएगा, क्या आगे चलो, है कि नहीं। तो आगे जो फ्लूइड चल रहा है उसके पीछे वाला फ्लूइड उसको आगे को क्या कर रहा है, धक्का लगा रहा है, और जितना धक्का लगा रहा है वो क्या, फोर्स F है। और आपने पढ़ा हुआ है कि जब कहीं पे फोर्स लगे तो वहाँ किसी एरिया के ऊपर तो हमें क्या मिलता है, प्रेशर मिलता है। इसीलिए साइड के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो कितना है, P1, और इधर फोर्स कितनी लग रही है, F1। ये बात समझ आ गई है। अच्छा, ये जो फ्लूइड है ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और इसकी जो वेलोसिटी है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर वो कितनी है बेटा, V1 वेलोसिटी। यहाँ तक ठीक है। अच्छा, और आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो एंड है पाइप का वो ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, H1 हाइट पर है। कितनी हाइट पर है, H1। और ये जो लोअर एंड है ये कितनी हाइट पर है ग्राउंड से, H2 हाइट पर है। अंडरस्टैंड जी। अच्छा, और मैं ज़रा बताने लगा हूँ कुछ की पॉइंट्स इसके अंदर ही। इस साइड पे जो वर्क डन होगा, वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा, और इस साइड पे जो वर्क होगा उसको हम W1 कहेंगे। अच्छा, इसके क्या रीज़न है, देखें, इस डायरेक्शन में फ्लूइड के ऊपर लग रही है फोर्स, जो बिहाइंड वाला फ्लूइड लगा रहा है, पीछे वाला फ्लूइड आगे वाले के ऊपर लगा रहा है, और जो फ्लूइड का फ्लो है या उसकी जो डिस्प्लेसमेंट x कवर हो रही है वो भी उसी डायरेक्शन में नहीं है जिसे आप x का नाम दे रहे हैं। यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा कितने डिग्री होगा, 0 डिग्री। तो जब आप W = FD cos थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, FD cos 0 आएगा। cos 0 करेंगे तो cos 0 1 होता है, तो आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव नहीं आ रहा, ठीक है कि नहीं। तो इस साइड के ऊपर जो वर्क डन हो रहा है वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव। ये बातें मैं बाद में लिखता भी हूँ। अच्छा, सिमिलरली इसी तरह जो हमने अपर एंड के लिए किया है वही हम इधर लोअर एंड के लिए भी करते हैं। जब फ्लूइड इधर पहुंचेगा तो क्योंकि इधर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है ना, इधर जगह कुछ थोड़ी ज़्यादा घेर लेगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, इधर जब वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा तो वो कितनी होगी, उसको आप क्या नाम दे लें, डेल x2 का। अगेन फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी बच्चों, v2। इधर वेलोसिटी कितनी है, बस 2 लगाते जाना सबके साथ। अच्छा, और हमारे पास अब ज़रा बात आपने समझनी है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो A है। अब समझ लें इस साइड से जो फोर्स है, अब ये पाइप इस साइड से समझ लें बंद है, इस साइड से पाइप क्या है, बंद है। जब फ्लूइड आएगा यहाँ पे आगे पहुँचेगा तो ये जो आगे से इसका लेड है या ढकना है इस साइड का, वो इस फ्लूइड के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा। ये फ्लूइड आ रहा है और उसको आगे से इस तरह फोर्स लगेगी। अब ज़रा गौर से देखें बेटा, फोर्स लग रही है हमारे पास इस डायरेक्शन में, फोर्स ऐसे है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, ऐसे है। अब दोनों के बीच में थीटा कितना बन रहा है, 180 डिग्रीज। कितना बन रहा है, 180 डिग्रीज। तो जब आप वर्क कैलकुलेट करेंगे FD cos 180 डिग्रीज, तो cos 180 कितना होता है, -1। कितना होता है, वो -1 इस सारे को क्या कर देगा, माइनस कर दे। ये सारे की जगह -1 आएगा ना, तो FD के साथ जब -1 को ज़रूर करें तो ये बनेगा। तो इसका मतलब कि लोअर एंड के ऊपर जो वर्क डन होगा वो बेटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। और इस साइड का जो वर्क डन है उसे आप क्या नाम देंगे, W2 का नाम देंगे। क्या नाम देंगे, देखिए फर्स्ट स्टेप में हमने W1 W2 लिखा था। अच्छा, यहाँ तक ठीक है बच्चों। अब ज़रा मैं ये बातें इधर, ये जो थ्योरी हमने इतनी सारी की है ये सारी इधर लिखते हैं, स्टडी फ्लो कर रहा था तो अब लिखते हैं जी। नो कंसिडर, फ़र्ज़ करें,
the fluid at the upper end, ऊपर वाले सिरे के ऊपर, covers a displacement, डिस्प्लेसमेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, डिस्टेंस भी कह सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर। कवर्स अ डिस्प्लेसमेंट डेल x1, कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, डेल x1, एंड मूविंग विद वेलोसिटी v1, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v1 वेलोसिटी के साथ। अभी हम अपर एंड वाले की बात कर रहे हैं, कौन से एंड वाले की, अपर एंड वाले की। एंड और भी मेंशन कर लें, f1 एंड p1 आर द फोर्स एंड प्रेशर exerted on the fluid at क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो भी कर लें, क्रॉस सेक्शन उसको एंड पे करें, क्रॉस सेक्शनल एरिया, कौन से क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर लग रहा है, ये A1 के ऊपर। ठीक है, आपके अल्फाज मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, लाजमी नहीं आप छापा यही लगाएं, लेकिन बात वो आपने लिखनी है सारी इधर। ठीक, अच्छा इसके बाद आगे देखिए जी, नेक्स्ट हमारे पास हम ज़रा कैलकुलेट करते हैं, नो वर्क डन ऑन द अपर एंड इस। अब हम इस साइड के ऊपर वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। बच्चों आप जानते हैं कि वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, अब यहाँ पे फोर्स, पहले एंड के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो कितनी है, F1, और उसके बाद इस साइड पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है बच्चों, डेल x1। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्चुअली ये फार्मूला यूज़ किया जो है एफ डी होता है ना, तो डी की जगह यहाँ क्या आ रहा है, एक्स, तो एफ तो वैसे ही एफ आ गया। ठीक, अच्छा और इसके बाद F1 जो है, एस F1 इक्वल्स टू, F1 किसके इक्वल आएगा, प्रेशर वाले से, PA, किसके इक्वल आएगा, PA, P1 A1। ठीक है, इज द फोर्स ऑन अपर एंड, कौन से एंड के ऊपर है, अपर एंड के ऊपर ये फोर्स लग रही है। अच्छा तो ये F1 की जगह पे ये जो मैंने अजम्पशन ली है इसको ज़रा इधर पुट करें, ज़रा ये ज़रा ऊपर कैलकुलेशन हम करते हैं। तो W1 इक्वल किसके है, P1 A1 डेल x1। यहाँ तक ठीक है बच्चों। अच्छा और आप जानते हैं, मैं और इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, एंड पे जाकर फिर हमें करना पड़ेगा, डेल x किसके इक्वल होता है, S इक्वल होता है V डेल्टा T के, पढ़ा हुआ है ना। तो अगर हम S को रख लें नाम क्या, X, तो X किसके इक्वल आएगा, V डेल्टा T के, ये समझ आई है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, P1 ऐसे ही रहेगा, A1 भी ऐसे ही रहेगा, ये जो डेल X है ना वो किसके इक्वल है, V डेल्टा T के। अब इस बॉटम के ऊपर जो हमने ली है वेलोसिटी वो कितनी है, V1, और टाइम बेटा देखिए, मैं ज़रा इधर सुन लें ज़रा, टाइम डेल्टा T भी आप ले सकते हैं। फ्लूइड यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने के लिए जो टोटल टाइम ले रहा है उसको आप क्या नाम दे लें, T का, क्या नाम दे लें बेटा, T का नाम दे लें। इसलिए यहाँ पे हम जो T है वो सिंपल वाला यूज़ कर लेते हैं। ठीक है जी, समझ आ रही। अच्छा इसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब ये हो गया हमारे पास कौन से एंड के लिए, अपर एंड के लिए। सिमिलरली फॉर लोअर एंड। अच्छा मैं यहाँ मेंशन कर दूं कि वर्क डन हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। हेयर वर्क डन, वर्क पॉजिटिव आया ना, ये पॉजिटिव आ रहा है ना, हेयर वर्क डन इज पॉजिटिव बिकॉज द फोर्स acting on the fluid by the fluid behind it, मैं इसका मतलब भी बताता हूँ, is in the direction
ऑफ फ्लो। देखिए इसका क्या मतलब, फ्लूइड का जो बहाव है, जिस सिमत में फ्लूइड का बहाव है, इस सिमत में है ना, जिस सिमत में फ्लूइड का बहाव है डेल एक्स है, उसी सिमत में फ्लूइड के ऊपर क्या लग रही है, पीछे वाला फ्लूइड आगे वाले फ्लूइड के ऊपर पीछे वाला फ्लूइड क्या लगा रहा है, फोर्स, उसी डायरेक्शन में लगा रहा है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसलिए दोनों की सेम डायरेक्शन है, इसलिए वर्क डन हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये लाइन की समझ आ गई है, ये जो मैंने इंग्लिश में लिखा है। अच्छा इसके बाद आगे सिमिलरली अब हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे कौन सी साइड के लिए, लोअर साइड के लिए। सिमिलरली फॉर लोअर एंड वर्क हमारे पास क्या आएगा, जहाँ 1 1 आ रहा है वहाँ पे क्या आ जाएगा, उसमें 2 2 आ जाएगा। W2 इक्वल्स टू क्या आएगा, P2 A2, समझ लें पहले, डेल X2 P2 A2 V2T। ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा इसके बाद ये आ गया दूसरा वर्क डन। अब इसको हम लेंगे माइनस में, किस में लेंगे, माइनस में। क्यों लेंगे, वो वजह मैंने आपको बता दी है ना, कि इस साइड के ऊपर जो वर्क डन है वो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन से लग रही है, जो ढक्कन है वो इधर से फोर्स लगा रहा है। अच्छा तो मैं ये ज़रा मेंशन कर देता हूँ कि हेयर, यहाँ पे जो वर्क डन है इज़ नेगेटिव, वो क्या है, नेगेटिव, एज द फोर्स अप्लाइड ऑन फ्लूइड इज अगेंस्ट इट्स फ्लो। जिधर को फ्लूइड हरकत कर रहा है उसके अब मुखालिफ सिमत से फोर्स लग रही है। ठीक है, इसलिए वर्क डन क्या है, माइनस में आया, नेगेटिव में आया है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है, बाद में नीचे करके ये स्टेप दिखा लेंगे, उधर नहीं आ रहा। अब ज़रा इसके बाद आगे हमारे पास क्या है, नेक्स्ट डस्टर किधर है यार, ये जगह कम पड़ गई है, चलें इधर कर लेते हैं, आखिरी 1 2 स्टेप ही रह गए हैं। नो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, दोनों साइडों के ऊपर जो टोटल वर्क डन हुआ है वो किसके इक्वल है, देखें जी इधर, ये फर्स्ट स्टेप मैंने बताया था, फर्स्ट स्टेप के लिए हमें पहले W1 चाहिए था, वो निकाला हमने, W2 चाहिए था, वो भी निकाला हमने। अब हम दोनों के जो वर्क हैं वो इधर पुट करते हैं, तो W जो वर्क है वो किसके इक्वल है, W1 प्लस W2 के। ठीक है जी, अब W1 हमारे पास कितना आया है, P1A1 V1T। दूसरा W2 माइनस में था ना, माइनस P2, हाफिज साहब समझ आ रही है, हाफिज सदाकत, ये हमारे पास वर्क आ गया। अच्छा इसके बाद आगे देखें, अब मैं ज़रा यूज़ करने लगा हूँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये बताती है कि A1 V1 का जो प्रोडक्ट है, A1 V1 का प्रोडक्ट, ठीक, अब वो ऑलवेज क्या रहता है, इक्वल रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब ज़रा देखिए, मैं ज़रा उधर आपको लेके जाने लगा, उधर क्या चीज़ पड़ी हुई है, A1 V1T, और इधर उधर आगे भी क्या पड़ी है, A1 A2 V2T। अब ज़रा देखिए बेटा, अगर हम इन दोनों को देखें, A क्या है, मीटर स्क्वायर, V क्या है, मीटर पर सेकंड, ऐसे ही है ना, ये T को साथ में ऐसे ही रहने देता हूँ, इस चीज़ को मैंने लिखा है। ठीक है, अब देखें ये मीटर की 3 हो गया, ओवर सेकंड, इधर भी सेकंड, समझ आ रही है, ये सेकंड चले हमने खुद से इधर किधर डाल दिया, इसके नीचे बस सेकंड है। अब इसके बाद आगे देखिए, ये टी जो साथ आ रहा है उसकी वजह से मैंने 7 सेकंड डाला था, चलिए डाल ही लें। ये टी देख रहे हैं ना आप लोग, ये तो इससे सेकंड आ रहा है ना, ये साथ में इसका सेकंड, समझ रहे हैं। अच्छा इसके बाद देखें, ये मीटर क्यूब क्या होता है,
ये होता है वॉल्यूम, ठीक है। और उसके बाद जिसे आप रेट ऑफ वॉल्यूम कहते हैं, ओवर टी, और साथ में दूसरा टी पड़ा हुआ है। समझ आ रही है जी? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं। अब मैं दोबारा उसकी तरफ लेके जा रहा हूँ कि हमारे पास जो AV1 है, इसका जो आंसर है AV1, उसका आंसर क्या है? V/T है। ये जो 60T है वो वैसे ही पड़ा रहा। समझ आ रही है? V को हमने क्या कहा था? V/T को हमने कहा था रेट ऑफ फ्लो या फ्लो रेट कहा था, याद है कि नहीं? फ्लो रेट। या फिर मैंने ये भी कहा था रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम या वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड, ये कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है 1 सेकंड में। समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा, तो हम ज़रा बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखें जी, तो मैंने यहाँ से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से बताया कि ये जो चीज़ है, दोबारा सुने, ये जो चीज़ है ये किसके इक्वल है? वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ऐसे ही है ना? वो मैंने मीटर पर सेकंड किया, वो एरिया का पुट किया, तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। बुक वाले ने ये स्टेप और तरीके से किया लेकिन मैं सिंपल करके आपके सामने कर रहा हूँ। A1V1 किसके इक्वल है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की मदद से मैं मेंशन भी कर देता हूँ, बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कौन सी मसावात से? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। A1V1 इक्वल किसके है? A2V2। और ये किसके इक्वल आती है? किसी कांस्टेंट के। वो जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है? V/T होता है। ठीक है बच्चों, याद है ना ये स्टेप? अच्छा, तो अब अगर आप इतने चक्रों में नहीं पढ़ना चाह रहे तो ये जो मैंने बात आपके सामने लिख दी है ये सिंपल है, ठीक है। अब तो वो लिखने की भी ज़रूरत नहीं, समझाने के लिए था। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे A1V1 आ रहा है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे? V/T पुट करेंगे। समझ आ रही बात की? तो पुट करते हैं ज़रा, हमारे पास क्या बनता है? W इक्वल है P1, A1V1 किसके इक्वल है? V/T के, और आगे साथ भी एक T पड़ा हुआ है। अच्छा, इधर माइनस P2 बराबर है क्या? V/T ज़रब T। ठीक है जी। अच्छा, ये T से क्या हो जाएगा? कैंसिल। उसने डायरेक्ट ये स्टेप कर दिया है लेकिन चले मैंने आपके लिए कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? P1V माइनस P2V। समझ आई है? तो जो हमारे पास वर्क डन है वो किसके इक्वल आ गया है? P1V माइनस P2V। ये V यहाँ पे वॉल्यूम है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास बन गया है टोटल वर्क डन। क्या बन गया है? टोटल वर्क डन। अब जब आपके पास W आ गया है तो मैंने दूसरा स्टेप क्या आपके सामने लिखा था, ये कि जो टोटल आप एनर्जी देंगे, टोटल वर्क देंगे, वही इक्वल होगा किसके? टोटल एनर्जी में जो सम करके टोटल जो एनर्जी बन रही है। ठीक है बेटा? इसका मतलब ये जितनी एनर्जी इधर होगी फ्लूइड के पास उतनी ही एनर्जी इधर होगी, यानी कि टोटल एनर्जी फ्लूइड की जितनी इधर थी उतनी इधर होगी। टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी? कांस्टेंट। आप ये सोच सकते हैं जैसे आपने वो बॉडी वाला पढ़ा था, हाइट पे बॉडी पड़ी हुई थी ना, जितनी एनर्जी उधर थी उतनी एनर्जी किधर थी? टोटल एनर्जी कांस्टेंट। इसीलिए बर्नौलीज इक्वेशन को फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की भी हैसियत हासिल है कि इसको एक किस्म का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है इन फ्लूइड डायनामिक्स। कि टोटल एनर्जी फ्लूइड की एक साइड पे ले उतनी कहाँ पे होगी? दूसरी साइड पे होगी। अब ज़रा मैं यहाँ पे अप्लाई करने लगा हूँ किसको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। ठीक है बच्चों? सो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो बेटा हमें क्या बताता है कि जो टोटल एनर्जी है, वर्क एनर्जी होता है, ठीक है, वो किसके इक्वल होती है? सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब वो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है ना, इसलिए हम उसको साथ में लेंगे पोटेंशियल एनर्जी। चलें, काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है? थक गए हो यार, थोड़ा सा एंड से रह गया, चलो जल्दी आ जाओ। अच्छा, इसके बाद आगे
अब बेटा देखें, अब ज़रा हम सारी ये वैल्यूज़ पुट करते हैं। बस शुरू में मैंने लिख दिया था आपके सामने कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, इसलिए वो मैंने लिखा था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, 1/2 mv2 का स्केयर। और W की भी वैल्यू पुट कर लें, कितनी आई है, P1v माइनस P2v। ये समझ आई है जी। अच्छा, इसके बाद आगे देखें जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है जी, 1/2 mv2 स्केयर। अब वो भी लगाता हूँ, mv1 का स्केयर प्लस 1 पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, mgh1। अब चेंज कैसे निकालते हैं, पहले 2 वाली को लिखते हैं, फिर किसको लिखते हैं, 1 वाली को, mgh1। समझ आ गई। देखिए सम किया है ना, ये सम बीच में ऐसे ही रहा, ठीक है। ये सारी क्या लिखी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और ये सारा क्या लिखा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। समझ आइए। अच्छा, आप जो कह रहे थे बेटा वो भी कर लेते हैं, वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, वहाँ मैंने लिखा था कि डेंसिटी इक्वल होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम के। अगर वॉल्यूम को उधर ले जाएं, वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा मास और डेंसिटी के। तो मैं ये V की जगह लिख सकता हूँ मास और डेंसिटी, लिख सकते हैं ना। तो बेटा ये समझे पहले स्टेप। तो V इक्वल है किसके, मास ओवर डेंसिटी के, मास ओवर डेंसिटी के। शॉर्ट करने के लिए थोड़ा मैं इधर ही डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखें ज़रा, इधर सारों में भी M आ रहा है, इधर भी M आ रहा है, तो M ले ले कॉमन और M को कर दें ख़त्म, ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद यही आंसर। अच्छा, ये इधर कॉमन भी ले लें यार, ये एक स्टेप थोड़ा और कर लें। इधर देखें, ये V क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है दोनों में, P1 माइनस P, इधर भी हो सकता है लेकिन चलें शॉर्ट कर लेते हैं, V क्या ले लें, बाहर कॉमन ले लें, ठीक है, और आसान हो जाएगा। तो W किसकी इक्वल है, P1 माइनस P2, और बाहर क्या है हमारे पास, वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, इधर ही कर देता हूँ, P1 माइनस P2, और वो V क्या होता है, मास ओवर डेंसिटी, ठीक है बच्चों। तो वॉल्यूम की जगह पे क्या आ गया, मास ओवर डेंसिटी आ गया। वो भी हो सकता है जो पहले किया था, लेकिन चलिए वो और लंबा हो जाना था। इधर सारों में M कॉमन ले लें, और जब M लेंगे तो उधर वाले M से वो क्या हो जाएगा, कैंसिल, इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो M को मैं डायरेक्ट ही निकाल देता हूँ, P1 माइनस P2, ये डेंसिटी इधर डिवाइड और उधर जाके आ जाएगी मल्टीप्लाई, M को निकालते जाएं सबसे, 1/2 रो V2 का स्केयर माइनस 1/2 रो V1 का स्केयर। रो इधर आके आ गया ज़रब सबसे। बेटा टाइम एन पहले इधर समझो, रो GH2 माइनस रो GH1, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, इसके बाद ज़रा देखें, 1 वाली सारी टर्म्स एक साइड पे कर लें और 2 वाली सारी टर्म्स एक साइड पे कर लें, तो हमारे पास क्या बनेगा, आ जाए। P1, ये 1 वाली इधर माइनस हो रही है, उधर जा क्या आ जाएगी, प्लस 1/2 रो V1 का स्केयर प्लस ये भी उधर जाके प्लस हो जाएगा, रो GH1, और उधर रैग ये 2 वाले को इधर ले आए, 2 प्लस P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्केयर प्लस रो GH2। समझ आइए। ये है हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन की फाइनल स्टेटमेंट। अब मैं ज़रा इसको डिफाइन करने लगा हूँ, ठीक है। अब मैं ज़रा ये भी बताऊँगा कि हमने पर यूनिट वॉल्यूम, ये मैंने इधर बताया था ना, ये पर यूनिट वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट, देखें इधर एंड पे वही नहीं आया, पर यूनिट वॉल्यूम वाला रो GH और इधर रो G, ये जो भी था, ठीक है। अब देखें, बर्नौलीज इक्वेशन ये कहती है, बर्नौलीज इक्वेशन ये कहती है कि फ्लूइड को किसी भी पॉइंट के ऊपर, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर आप ले लें, उस पॉइंट के ऊपर उस फ्लूइड का जो क्या है हमारे पास प्रेशर, उसकी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो देखिए मैंने बताया था ना, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्लस
पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों का जो सम है वो ऑलवेज क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर इधर 6 आ रहा है तीनों को जमा करके, इधर भी 6, इधर भी 6, इधर भी 6, हर जगह पे वो सम आपस में क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। अब ज़रा मैं ये भी बता दूं कि हमने पर यूनिट वॉल्यूम वाला क्यों चक्कर डाला इधर, ठीक है। अब देखिए फिजिक्स के अंदर जब बेटा एडिशन की जाती है, रुक गई वीडियो। अब देखिए फिजिक्स के अंदर जब हम ना एडिशन करते हैं, जैसे मैथ के अंदर आप सिंपल करते हैं, आप कहते हैं कि ए में जमा सिर्फ कौन सी होगी, ए वाली, कहते हैं ना मैथ में ए सिर्फ जमा कौन सी होगी, ए वाली में। कभी ये तो नहीं ना किया कि ए, अब ये हल हो गए तो 2a बन जाए, कभी आपने ये किया कि a + b आप कर दें 2ab, ये तो नहीं ना होता। ऐसे ही मैथ का बेसिक सा रूल है। इसी तरह फिजिक्स के अंदर भी ऐसे ही होता है कि सिर्फ वो क्वांटिटीज़ आपस में ऐड हो सकती हैं जिनके यूनिट्स आपस में क्या हो, सेम हो, यूनिट्स आपस में क्या हो, इक्वल हो। कैसे, अब देखें हम इन तीनों के जो सम हो रहे हैं इनके यूनिट्स कैसे इक्वल हैं। अब ज़रा मैं आपके सामने इधर रफ में कर देता हूँ। पहले नंबर पे P आ रहा है, प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ रही है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ रही है। अब देखें प्रेशर का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पढ़ा हुआ है ना, पढ़ा हुआ है कि नहीं। प्रेशर ये होता है ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का होता है न्यूटन, एरिया ऊपर जाके पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, फिर बाकी दोनों का भी यही होना चाहिए, फिर ये सम होगी आपस में, ठीक है। अब दूसरी का जो काइनेटिक एनर्जी अगर सिर्फ लें तो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट होता है जूल, जो वर्क का होता है, और जूल फिर इक्वल होता है किसके, न्यूटन मीटर के। ऐसे ही ना FD वाले से, W इज इक्वल टू FD, ठीक है। जो घबरा गए, इतना लंबा आज टॉपिक है कि नहीं, चलिए कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता। अब इसके बाद तो अब देखिए वैसे इसका यूनिट न्यूटन मीटर बन रहा है और इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये तो यूनिट्स आपस में इक्वल नहीं। लेकिन अगर हम वॉल्यूम से डिवाइड कर लें, इधर भी वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब ऊपर जाएगा न्यूटन मीटर, ये 3 ऊपर जाकर -3 हो जाएगा, -3 में से 1 निकाल लें तो -2 बच गया, ठीक। तो इस तरह ये आपस में फिर इक्वल बनेगा अगर पर यूनिट वॉल्यूम लें इनको। समझ आई बात की। तो ये था बेटा हमारे पास आज का टॉपिक। और अगर आपने यहाँ पे मैंने एक चीज़ जगह की कमी के बायस नहीं मेंशन की, जब हमने पोटेंशियल एनर्जीज वगैरह लिखी हैं, आप कह सकते हैं H1 इज़ द हाइट एट द अपर एंड एंड H2 इज़ द हाइट एट लोअर एंड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि M2 V2 वाली जो काइनेटिक एनर्जी है वो लोअर एंड की है फ्लूइड की, और V1 वाली कौन सी है, अपर एंड वाली है। GH1 वाली कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है, अपर एंड वाली, और GH2 वाली कौन सी है, लोअर एंड वाली। सो बेटा ये आज का हमारा टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। काफ़ी लेंथी था, मेरा गला भी बैठ गया आज बोल बोल के, ठीक है। समझ आई है इसकी आपको पूरी। अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, जो बच्चे वैसे लेक्चर देख रहे हैं वो वहाँ से भी देख के अपनी राय दे सकते हैं, और अगर कहीं से मसला हो तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। चलें अब नोट कर लें इसको आप, शाबाश। चलें नोट करें, उसको छोड़ें वीडियो को, आप लोग ये नोट करें, फिर ब्रेक हो जाए। ब्रेक है ना, साथ साथ ही कर रहे हैं नोट, अरे समझा करो यार। चलें जल्दी।